धरती का स्वर्ग जो लेसन है ये किसके द्वारा लिखित है? विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित है धरती का स्वर्ग। इस यात्रा वर्णन में विष्णु प्रभाकर जी ने अपनी कश्मीर की यात्रा को याद करते हुए और वहाँ के जो दृश्य है उन दृश्यों को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि धरती पे अगर स्वर्ग है तो वो कश्मीर है। उनका मानना है कि ये धरती का स्वर्ग है। उन्होंने वहाँ के प्रकृति को करीब से देखा। वे स्वयं कश्मीर गए। वहाँ के विभिन्न जितने भी पर्वत है और झील है और वहाँ के झीलों में तैरने वाले वो बर्फ़ के ढेले हैं और वहाँ के सुंदर युवक युवतियाँ हैं और वहाँ पे पानियों में चलने वाले वो बोट और छोटे छोटे शिकारी जिसको उन्होंने कहा है, ये सारे दृश्य का उन्होंने वर्णन किया। और इतना ही नहीं कि वहाँ के वो पौधों का, फूलों का और वहाँ के सेब के झाड़ों का यानी फल उत्पन्न करने वाले, ड्राई फ्रूट्स देने वाले जो झाड़ हैं उन झाड़ों का भी बड़े अच्छे ढंग से वर्णन उन्होंने इस पाठ के अंतर्गत करते हुए हमको ये प्रेरणा दी है कि ज़रूर एक बार वहाँ के दृश्य को देख कर आना चाहिए। हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतीय को। बहुत सारे पर्यटक वहाँ पर आते हैं और उस दृश्य का आनंद उठाते हैं। तो वे भी गए थे, वे भी स्वयं विष्णु प्रभाकर जी कश्मीर को गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने उस दृश्य को आँखों से देखा, करीब से देखा और अपने साथ यानी हमारे साथ पाठकों के साथ वो अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बार प्रभाकर जी के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा, फिर उसके बाद उनके कहानी को भी संक्षिप्त में ही बताऊंगा, क्योंकि ये हम एक बार पढ़ चुके हैं और ये यात्रा वर्णन है, सॉरी कहानी नहीं है, यात्रा वर्णन है। ये एक बार हम इसे पढ़ चुके हैं और फिर से एक बार और पढ़ने जा रहे हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के मीनपुर नामक गांव में हुआ था सन 1912 में और पंजाब के सरकारी कार्यालय में नौकरी करने के बाद आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में भी उन्होंने काम किया था। तो आप जो है 1912 में मीनपुर नामक गांव में पैदा हुए थे, जो ज़िले मुजफ्फरनगर में आता है, उत्तर प्रदेश के इलाके में, राज्य में। और वहाँ पर उन्होंने सरकारी कार्यालय में नौकरी की थी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर भी उन्होंने पंजाब में काम किया था। फिर उसके बाद आकाशवाणी दिल्ली में वे कार्यरत हुए। आवारा मसीहा रचना पर उन्हें सन 1993 में साहित्य अकादमी द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। इनका कौन सी पुस्तक है? आवारा मसीहा। इस रचना पर इन्हें 1993 में साहित्य अकादमी का बहुत अच्छा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार वो देकर इन्हें सम्मानित किया गया है। और विष्णु प्रभाकर गांधीवादी लेखक हैं। वे जो है एक गांधी के विचारधाराओं से प्रभावित लेखक है और गांधीवादी विचारधाराओं को स्पष्ट करना चाहते हैं अपनी रचनाओं के द्वारा। यानी इन पर गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का प्रभाव हम देख सकते हैं। और इनका निधन 11 अप्रैल सन 2009 में हुआ था। तो इनके द्वारा जो प्रस्तुत धरती का स्वर्ग, कब हुआ इनका निधन? 2009 में, ज़्यादा नहीं, 10 साल की बात है, 10-11 साल की बात है। यहाँ पर उन्होंने कश्मीर के विभिन्न जो इलाके हैं, जो मनोरम्य दृश्य है, उन दृश्यों का वर्णन करते हुए वहाँ की प्रकृति से हमको परिचय करवाते हैं और अपनी यात्रा का जो अनुभव उन्होंने गैदर किया है, जो पाया है वहाँ का अनुभव, उन्होंने उस अनुभव को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। वो देखेंगे हम। राज तरंगिनी कश्मीर के राजवंशों का इतिहास है, पाठ आरंभ हो रहा है। उसके कवि कल्हन है, ये संस्कृत के कवि कल्हन राज तरंगिनी लिखे और उसमें वहाँ के कश्मीर के राजाओं का वर्णन उसमें है, राज तरंगिनी नामक पुस्तक में, काव्य में। और उन्होंने अपनी जन्मभूमि को सबसे सुंदर कहा है और कल्हन की ये जन्मभूमि मानी जाती है। कल्हन कश्मीर के वासी थे और उन्होंने कश्मीर को जो है अपना जन्म स्थान माना है और वहाँ के राजवंश का और राजाओं के चरित्र का
बहुत अच्छे ढंग से अपनी पुस्तक राग तरंगी में प्रस्तुत किया है। सचमुच वह इतनी सुंदर है कि उसके दर्शन से खोई हुई आँखों की ज्योति लौट आती है। इसका कारण है वहाँ की हरी भरी भूमि और रंग बिरंगे फूलें। इनके अलावा चांदी जैसे चमकने वाले शिखर और मोती बिखरने वाले सरिताएं मन को लुभाती हैं। तो कल्हन जब ये कश्मीर के सौंदर्य का वर्णन अपने काव्य राज तरंगिनी में करे तो लेखक को ऐसा लगा कि शायद इतनी सुंदर नहीं होंगी वो धरती, लेकिन जब वो जाकर वहाँ दिख कर आए तो वाकई उन्होंने इस बात को महसूस किया कि वहाँ पर जो सुंदरता बिखरी हुई है और वहाँ के हरी हरी भूमि और रंग बिरंगे फूले, इनके अलावा रंग बिरंगे फूलों के पौधे, झाड़, बेल और इसके अतिरिक्त चांदी जैसे चमकने वाले शिखर, और वहाँ के जो शिखर है, पर्वत है, पहाड़ है, वो चांदी जैसे चमकते हैं। क्यों चांदी जैसे क्यों चमकते हैं? क्योंकि उन पर बर्फ़ होता है और वो बर्फ़ पर जब सूर्य की रोशनी गिरती है तो निस्संदेह रिफ्लेक्ट होती है और वो चमकता है, सफ़ेद दिखाई देता है। तो चांदी भी सफ़ेद होती है। इसीलिए लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने यहाँ पर उपमा उन्होंने चांदी से दी है कि वहाँ के जो पर्वत है चांदी जैसे चमकने लगते हैं, चांदी जैसे सुंदर दिखाई देते हैं और मोती जैसे बिखरने वाली सरिताएं मन को लुभा देती है और मोती के जैसे बिखरी हुई सरिताएं, वहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, ऐसे लगता है कि मोतियाँ उसमें बिखरे हुए हैं, ऐसे जो सुंदर दिखाई देती हैं वो नदियाँ भी। झीलों में कमल के फूल खिले हुए हैं, चिनार और देवदार जैसे अनेक दीर्घजीवी वृक्ष हवा में झूलते हैं और केसर की खुशबू से भरी हवा है। इस मनोहर भूमि का वर्णन यहाँ के कालिदास, मम्मट, क्षेमेंद्र ने अपने महान काव्यों में किया है। यही नीलकंठ शंकर का निवास स्थान है। सत्य में यह पृथ्वी का नंदन वन है। देखिए, विष्णु प्रभाकर जी कहना चाहते हैं कि ये धरती का स्वर्ग है और ये यहाँ पर जो झीलों में कमल के फूल खिले हुए हैं और इतना ही नहीं कि चिनार और देवदार जैसे अनेक दीर्घजीवी वृक्ष, बड़े बड़े जो पीपल और बरगद जैसे बड़े बड़े पेड़ जो है ना, वहाँ पर उस झीलों में झुके हुए हैं और केसर की खुशबू से भरी हवा है। वहाँ पर हवा में केसर की एक खुशबू दिखाई दे रही है। हाँ, केसर किसको कहते हैं? वो एक प्रकार का घास माना जाता है, वो उसको ज़ाफ़रान कहते हैं। तो वो उस इलाके में मौजूद है, इसीलिए वहाँ की हवा में भी एक प्रकार की खुशबू अच्छी तरीके से आ रही है। और लेखक विष्णु प्रभाकर जी बड़े प्रभावित हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ के वो इस सौंदर्य का वर्णन, इस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन संस्कृत के और यहाँ के वासी कालिदास, मम्मट, क्षेमेंद्र ने अपने काव्यों में किया है। निस्संदेह उनके वर्णन के अनुसार और उनके वर्णन से बढ़ के भी यहाँ पर जो है खूबसूरती, सुंदरता बिखरी हुई है। और विष्णु प्रभाकर जी के अनुमान से, उनके अनुसार ये शंकर जी का निवास स्थान हो सकता है, नीलकंठ शंकर का निवास स्थान। शंकर जी किसको कहते हैं? वो हिंदू धर्म में जो एक प्रकार के देव माने गए हैं, इनको शंभु भी कहा जाता है, शंकर भी कहा जाता है और आदिदेव की पिता माने जाते हैं ये। तो नीलकंठ भी इनको कहा जाता है। तो सत्य में यह पृथ्वी का नंदन वन है। ये विष्णु प्रभाकर जी का मानना है कि ये निस्संदेह है, ये एक बगीचा है, ये धरती का बगीचा है। और यूँ कहूँ तो विष्णु प्रभाकर जी कहते हैं कि वो धरती का स्वर्ग ही। कश्मीर का डल झील अत्यंत प्रसिद्ध है। अब वो जो है कश्मीर के डल झील के बारे में यहाँ पर हमको परिचय दे रहे हैं। डल झील कैसा है? अलग अलग झील है और वो झीलों के नाम भी अलग अलग हैं।
तो वो आरंभ कर रहे हैं प्राकृतिक सौंदर्य का। तो वो वर्णन हमको संक्षिप्त में बता चुके हैं कि वहाँ की जो प्रकृति है वो किस तरह से है। वहाँ बहने वाली झील मोती जैसी दिखाई देती है, पर्वत चांदी जैसे चमकते हैं, और हर प्रकार के फूल पौधे बेल वहाँ पर लगे हुए हैं, और बड़े सुंदर फूल भी वहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं कि वहाँ पर बड़े बड़े दीर्घायी जो वृक्ष है वो झीलों में झुके हुए बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। केसर की खुशबू चारों ओर से आ रही है। कालिदास मन्मथ क्षेमेंद्र ने जो अपने काव्यों में ये इसका वर्णन किया है, ये निसंदेह ये वर्णनातीत सौंदर्य है। कैसा विष्णु प्रभाकर जी हमको बता रहे हैं और ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये धरती का स्वर्ग है, कश्मीर धरती का स्वर्ग है, ऐसा साबित करने का प्रयास, सिद्ध करने का प्रयास विष्णु प्रभाकर जी कर रहे हैं। और डल झील का वर्णन आगे उन्होंने किया। उसमें सैर करने वाले पर्यटक हाउस बोट में बैठते हैं, वहाँ से देखते हैं कि प्रभात की अरुणिमा पहाड़ियों पर से होकर घाटी में उतर रही है, और झील के चारों ओर खेत ही खेत है, उनमें कश्मीर की नारियां काम कर रही है। डल झील की जो खूबी है, स्पेशलिटी है, वो ये है कि बहुत सारे पर्यटक हाउस बोट में बैठकर वहाँ पर सूर्योदय के दृश्य को देखने जाते हैं। जब वहाँ पर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सूर्य उदय होता है तो उसकी जो किरणें हैं, वो प्रभात की जो किरणें हैं, वो पहाड़ी के चारों तरफ से होकर कश्मीर की घाटी में उतरती है। तो वो जो दृश्य है बहुत मनोरम दिखाई देता है। लेखक कहते हैं कि बहुत सारे पर्यटक इस दृश्य को देखने के लिए खासकर जाते हैं कि वो प्रभात की अरुणिमा किस तरह से जो है वो पहाड़ों में से वो किरणें निकलते हैं और फिर डाउन होकर ऐसे इसमें कश्मीर घाटी में जो है आते हैं। तो वो दृश्य बहुत बढ़िया दिखाई देता है। और वहाँ के आसपास में पूरे खेत वगैरह है, वो झील के डल झील के आसपास में वहाँ नर नारियाँ और ख़ासकर कश्मीर की नारियाँ वहाँ पर काम करती है, ज़्यादा नारियाँ वहाँ पर काम करती है वो खेतों में। और किशोर और किशोरियाँ शिकारों में बैठकर खरीदना बेचना करते हैं। झील में लाल कमल खिले हुए हैं। दिन चढ़ते ही पहाड़ियों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिखाई देने लगता है। और वहाँ के जो नवयुवक हैं वो बोटों में बैठकर, शिकारों में बैठकर, छोटे छोटे बोट में बैठकर ख़रीदना बेचना करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर बिजनेस करते हैं। और वहाँ पे जो आवश्यक वस्तुएं होती है उन आवश्यक वस्तुओं को बेचने का काम करते हैं। छोटा मोटा बिजनेस जिसको कहा जाता है, पानी में बोट में बैठकर। क्योंकि पर्यटक वहाँ पर बहुत सारे आते हैं तो उनकी जो बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं होती है ना, वो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं को लेकर वो बेचना खरीदना करते हैं, बिजनेस करते हैं। और वहाँ पर झील में वो जो डल झील है, वो डल झील में कमल भी खिले दिखाई देती है। दिन जैसे जैसे चढ़ता है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है, मीन्स सूरज ऊपर आता है, टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पहाड़ों का प्रतिबिंब, जितने पहाड़ वहाँ पे है डल झील के आसपास में, उनका प्रतिरूप, उनका प्रतिबिंब, उनकी छाया उस झील में दिखाई देता है। और वो प्रतिबिंब से और भी ज़्यादा खूबसूरती, सौंदर्य बढ़ जाता है। देखिए, ऐसा लगता है कि वे स्वयं घाटी के सौंदर्य को देख रही हो। डल झील सजीव है, रंगीन चित्र मात्र नहीं है, उसमें पर्यटक जी सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। डल झील की तारीफ में विष्णु प्रभाकर जी पीछे नहीं हटते हैं। वो कहते हैं कि वो डल झील मानो जीवंत है, जिंदी है, ऐसी फ़ोटो नहीं है। हम देखते हैं सीनरीज देखते हैं, कभी कभी बहुत बढ़िया सीनरी होती है और देखकर हम उसमें जी तो नहीं सकते ना, वो फ़ोटो में जा सकते हैं, क्या छी सकते हैं, हम वहाँ ठहर सकते हैं, वो सीनरी में नहीं। खाली वो सीनरी होती है जिसको एडिट भी करके बनाया जाता है। लेकिन विष्णु प्रभाकर जी कहते हैं कि ये जो डल झील का जो दृश्य है, ये दृश्य सीनरी नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है, ये जीवंत है। और शाम के समय जब सूर्य डूबता है तो उस समय ये वहाँ के जितने भी पहाड़ वगैरह है वो
उस झील में दिखाई देने लगते हैं, उसका प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि यह झील नहीं है बल्कि ये झील स्वयं यहाँ के इस सौंदर्य को देख रही है। झील भी वो वहाँ के सौंदर्य से प्रभावित है। इतना बढ़िया सौंदर्य वहाँ का कि सूर्योदय के टाइम पे सारे लोग उसको देखने के लिए आते हैं और धीरे धीरे किरणें वो घाटी की तरफ आते हैं। आसपास में खेत है, खेतों में नारियाँ काम कर रही है और वो झील में जो डल झील है उसके अंदर कुछ नर नारी जो है बोटों में बैठे हुए पर्यटकों की ज़रूरियात को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं को बेचने निकलते हैं। और उसके साथ साथ पहाड़ियों पर पहाड़ियों का जो प्रतिबिंब है झील में दिखाई देता है। स्वयं ऐसा लगता है लेखक को कि वहाँ की जो सुंदरता है कुछ स्वर्ग से कम नहीं है और वो झील जिंदी है, जीवंत है, उसमें पर्यटक जी सकते हैं और जाकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लोग वहाँ जाकर अपने आप को भूल जाते हैं। इतना मनोरम दृश्य डल झील का है, ऐसा हमको विष्णु प्रभाकर जी कह रहे हैं, अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। फिर एक और झील प्रसिद्ध है, नगीन उसका नाम है। अब उसका वर्णन कर रहे हैं विष्णु प्रभाकर जी। कहते हैं कि ये जो नगीन है वह खेलों के लिए मशहूर है। बहुत सारे गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स गेम्स खेलने के लिए वो मशहूर है। छोटी सी स्वच्छ जल की झील है, इसमें युवक युवतियां तैरते हैं और मानस बल तीसरा सरोवर है। हाँ, तो देखिए वहाँ पर छोटी छोटी सी स्वच्छ जल की झील निकलती है, छोटी सी स्वच्छ जल की झील निकलती है। जो नगीन जिसकी बात कह रहे हैं वह खेलों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग वहाँ खेल खेलते हैं और इसमें युवक युवतियाँ तैरते हैं। स्पेशलिटी यहाँ की ये है कि उस नगीन झील में युवती और युवक दोनों भी तैरते हैं वहाँ पर। और मानस बल तीसरा सरोवर है। इसके बाद जो वर्णन कर रहे हैं वो मानस बल का कर रहे हैं। नगीन की स्पेशलिटी उन्होंने बता दिया कि वहाँ पर जो जल है वो स्वच्छ है, बहुत अच्छा है, साफ़ पानी माना गया है नगीन जल का और वो मशहूर है खेलने के लिए और खेल स्पोर्ट्स के लिए। और वहाँ पर युवती युवक तैरते हैं। वहाँ पर क्लब भी है, क्लब में गाने होते हैं, वहाँ पर युवती युवक बैठते हैं आपस में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमी और प्रेमिकाएं भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। इस प्रकार का वहाँ का वातावरण है नगीन का। फिर उसके बाद उन्होंने बताया तीसरा नंबर मानस बल का। वो मानस बल एक सरोवर है, ये सरोवर एक छोटा तालाब जैसा है और वहाँ पर जो है उसकी अत्यंत गरिमा है और उसके चारों ओर ऊंचे धवल शिखर है। मानस बल के चार तरफ भी, हाँ, चार सिमत भी बड़े बड़े पर्वत है, बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत है और वे मानो राज मुद्रा में उसकी स्वच्छता और सुंदरता को देख रहे हैं। किसकी स्वच्छता और सुंदरता को देख रहे हैं? हाँ, मानस बल की। मानस बल जो एक सरोवर है, एक तालाब है, वो तालाब देखने में बहुत बढ़िया सुंदर है क्योंकि आसपास का जो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है वो प्रभावित तो करने वाला ही है। तो लेखक विष्णु प्रभाकर जी कहते हैं कि वो मानस बल का जो दृश्य है आसपास का ऐसा सजा हुआ बनाया गया है कि ऐसा लगता है कि चारों तरफ ठहरे हुए वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ झुककर उस मानस बल को देख रहे हैं, एकटक उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं। आपको तो मालूम है कि जो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत होती है उसको देखने का मन हर एक का करता है ना। एक नहीं, एक से दो बार देखने का मन भी करता है जो चीज़ बहुत खूबसूरत होती है। तो अब लेखक जो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, क्योंकि पहाड़ को आँख नहीं होते हैं और ना तो पहाड़ किसी सरोवर को देख सकते हैं, लेकिन सरोवर की सुंदरता को तोलने के लिए लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने यहाँ पर ये दर्शाया है, बताया है कि वो इतना सुंदर है। वो मानस बल का जो प्रांत है, वो एरिया है, और वहाँ की जो प्रकृति है, वहाँ की प्रकृति सौंदर्य इतना बढ़िया है कि चारों तरफ ठहरे हुए वो बड़े बड़े धवल पर्वत जो है वो झुककर वो मानस बल की सुंदरता को निहार रहे, देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है।
ऐसा प्रतीत होता है। विष्णु प्रभाकर जी ने हमको बताया है, शेयर किया है। अत्यंत उसकी अत्यंत गरिमा है, उसके चारों ऊंचे धवल शिखर है, वे मानो राजमुद्रा में उसकी स्वच्छता और सुंदरता को देख रहे हैं, और ऐसे देख रहे हैं कि जैसे वो बहुत स्वच्छ है और बहुत सुंदर है। स्वच्छ मीन्स एकदम साफ पानी वहाँ का दिखाई देता है, और उसकी सफाई को जब ये देख रहे हैं तो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो पानी साफ होता है, जो कलुषित नहीं होता है, गंदा नहीं होता है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये पहाड़ के जो है प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहे हैं, और इतना सुंदर है, और उसकी स्वच्छता को और सुंदरता को ये पहाड़ निहार रहे, ऐसा प्रतीत हो रहा था विष्णु प्रभाकर जी को। यह सबसे गहरी है, और इसकी जो गहराई है अंदर जो है वो ज़्यादा मानी गई है। उसका जल हरित नील वर्ण वाला है, हरित भी है और नील वर्ण वाला है, आसमानी रंग जिसको कहते हैं, ब्लू रंग जिसको कहते हैं, हरित नील दोनों का ये है, मेल है। एक तरफ से देखे तो हरा दिखता है, एक तरफ से देखा तो नीला दिखता है। वो क्या कहते हैं उसको, शेडिंग जिसको कहा जाता है ना, शेड। तो वो दो शेड इसमें दिखाई देते हैं। एक तरफ से आप अगर देखेंगे तो हरा दिखाई देगा, और ज़रा पलट के देखेंगे तो वो ब्लू दिखाई देगा। तो दोनों प्रकार का रंग दर्शाने वाली ये झील मानस बल की लेखक कहते हैं कि बहुत बढ़िया झील है, बहुत सुंदर झील है, और सूर्यास्त की फोटोग्राफी के लिए वह आदर्श है। मानस बल के वर्णन में लेखक गदगद हो उठते हैं, और लेखक ये बता रहे हैं कि यहाँ का जो वातावरण है वो संध्या के समय, शाम के समय बहुत बेहतर होता है, बहुत बेहतरीन होता है। पर्यटक इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। जो शाम का समय होता है, जो सूर्यास्त होता है, तो सूर्यास्त की फोटोग्राफी के लिए ये बहुत फेमस है। पिछले पैराग्राफ में हम सूर्योदय की फोटोग्राफी के बारे में बात किए थे। वो कौन सा स्थान था, है? वो कौन सा स्थान था जो सूर्य उदय के लिए बहुत फेमस था? वो नगीन था ना। हम किसके बारे में बात कर रहे थे? वो डल झील की बात कर रहे थे, नगीन की बात कर रहे थे? डल झील की बात कर रहे थे, जहाँ पर जो है प्रभात के समय फोटोग्राफी का ये होता है, दृश्य होता है। पर्यटक वहाँ के दृश्य को देखने के लिए, फोटो लेने के लिए पहुँच जाते हैं। डल झील, ठीक इसकी अपोजिट की बात देखिए। ये कौन सी झील हो रही है बात? ये ऊपर जो डल झील की बात हुई, तो अभी इसमें कौन सी झील की बात हो रही फोटोग्राफी के लिए? बोलिए। मानस बल। कौन से? मानस बल सरोवर की, मानस बल की वो हो रही है। और ये जो है संध्या की फोटोग्राफी के लिए, सूर्यास्त की फोटोग्राफी के लिए बहुत फेमस है। मानस बल के वर्णन से लेखक जो है एकदम इमोशनल हो जाते हैं। वहाँ की जो शाम का जो दृश्य उन्होंने देखकर आया है और हमसे वो शेयर कर रहे हैं, तो लेखक उसे हमको शेयर करते हुए गदगद हो जाते हैं, मीन्स एकदम इमोशनल हो जाते हैं। इतनी सुंदरता उनको वहाँ की भाती है कि शाम के समय जब वो सूर्यास्त होता है तो वहाँ का दृश्य मानो आदमी को मस्त कर देता है। जैसे डल झील में जो है प्रभात का दृश्य आदमी को मस्त कर देता है, पर्यटकों को मस्त कर देता है, उसी प्रकार ये मानस बल का जो सूर्यास्त का दृश्य है फोटोग्राफी के लिए एकदम खास सूटेबल है। ऐसी फ़ोटोग्राफी वहाँ की आती है कि लोग ऐसे समझते हैं कि ये रियल फ़ोटो नहीं है, बल्कि ये एडिट की हुई हाथ से बनाई हुई फ़ोटो है, ऐसा प्रतीत होता है। और इस दृश्य से लेखक बहुत प्रभावित हुए और हमको बताते हैं कि ये जो दृश्य है ये बहुत ही बढ़िया दृश्य है, इसको देखना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। जो धरती का स्वर्ग है, उसी क्षण उन्हें शेषनाग की भी याद आ जाती है। अब लेखक वर्णन करते जब आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने सबसे पहले किसका वर्णन किया है? डल झील का वर्णन किया है, फिर उसके बाद नगीन का वर्णन किया है, और थक नहीं रहे हैं, मानस बल का भी वर्णन किया है नगीन के बाद। फिर अब वो बता रहे हैं कि डल झील, नगीन, मानस बल वो तो अपनी जगह पर बहुत सुंदर है, लेकिन शेषनाग भी तो है। उन्होंने
उसी क्षण उन्हें शेषनाग की याद आ गई और उसका वर्णन करने चले और कहते हैं कि वह हरे रंग की झील है, उसका पानी जो है हरा दिखाई देता है, हरे रंग की झील है ये, लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर है। उसके तीनों ओर ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम वाले 3 सफ़ेद शिखर है। ये इसकी स्पेशलिटी है, ये शेषनाग की स्पेशलिटी है। जो कश्मीर का इलाका है वहाँ पर 12,000 फुट ऊंचाई पर झील है एक। कितने हज़ार फुट? 12,000 फुट। आप अंदाज़ा लगाइए, फुट इसको कहते हैं हाथ से, ये जो 12 इंच 1 फुट में होता है, तो ऐसे 12,000 फीट की ऊंचाई पर, यानी काफ़ी ऊंचाई पर वहाँ पर एक झील है और वो झील का पानी हरा हरा प्रतीत होता है। और वो झील के तीनों ओर 3 ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम वाले 3 सफ़ेद शिखर है, पहाड़, बड़े बड़े ऊंचे खड़े हुए लंबे पहाड़ जो है, शिखर उसको कहते हैं जो लंबे होते हैं। हाँ, वो लंबे जो 3 शिखर यूँ कहूँ तो मैं मीनार जैसी पहाड़ समझिए आप उसको, शिखर कहूँ, जो ऊंचे ज़्यादा होते हैं, लंबे होते हैं, उसको शिखर कहते हैं। तो ऐसे 3 जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम वाले 3 शिखर वहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़े पहाड़ी झील तो केसरनाग है। फिर उसके बाद उन्होंने शेषनाग के बाद केसरनाग को भी याद किया है। और आगे जब पहाड़ों की बात हो रही है, 10 मिनट का इंडिकेशन मिल गया है, लेकिन सबसे बड़े पहाड़ी झील तो केसरनाग है। पहाड़ी झील की जब बात करें तो लेखक कहते हैं कि जब पहाड़ी झील की बात हो रही है, शेषनाग एक पहाड़ी झील अवश्य है, 12,000 फीट पर ऊंचाई पर है। तो वो ये भी बता देते हैं कि केसरनाग भी इसी प्रकार का बहुत बड़ा जो है पहाड़ी झील माना गया है। उसमें बर्फ़ के तौदे तैरते दिखाई देते हैं। और ये जो केसरनाग है, ये केसरनाग की खूबी सबसे बड़ी ये है कि वहाँ पर जो ऊंचाई पर झील है, बहुत ऊंचाई पर झील है केसरनाग में, और उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वहाँ पर बर्फ़ के टुकड़े, पार्ट्स, वो पानी में तैरते हैं। ये वहाँ की स्पेशलिटी है। जो ऊंचाई पर झील है उसमें बर्फ़ के टुकड़े तैरते हैं और ऋतु के अनुसार रंग बदलती है। ये जो केसरनाग की पानी की और झील की जो खूबसूरती है, वो जैसे ऋतु बदलता है उसका रंग भी बदल जाता है, कभी काली, कभी हरी, कभी नीली, कभी गोरी। इस प्रकार से वो ऋतु के अनुसार अपने रूप को बदल लेती है। ये केसरनाग की झील की वो है सबसे बड़ी खूबी, विष्णु प्रभाकर जी हमको बता रहे हैं। और उसके अलावा पवित्र गांधरबल भी है। डल झील का वर्णन हुआ, नगीन का वर्णन हुआ, मानसबल का हुआ, शेषनाग का हुआ, केसरनाग का हुआ। देखिए आप कह रहे हैं गांधरबल, ये एक इलाका है, कश्मीर के पर्यटक प्रांत है ये, जो बहुत सुंदर माने जाते हैं, जिसके देखने के लिए दुनिया भर से बहुत सारे पर्यटक आते हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने भी वहाँ की यात्रा कराई और हमसे वो अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं, यात्रा वर्णन लिख रहे हैं। नाम रखें धरती का स्वर्ग। इसके अलावा पवित्र गांधरबल है जो हरमुख की ढलानों पर स्थित है और ये सभी झीलों की बर्फ से भरी रहती है। ये सभी झीलें बर्फ से भरी रहती है। तो ये गांधरबल जो है वो एक इलाका है जो हरमुख के ढलानों पर है, उतार पर है, एक इलाका है, पवित्र इलाका है गांधरबल नाम से। और उस इलाके में जितनी भी झीलें हैं उसमें पूरे बर्फ़ भरी हुई होती है। गांधरबल का जो इलाका है ना, वो डाउनल पे है, कहाँ पे? हरमुख की ढलान पर है, हरमुख के इलाके के डाउनल पर है। और वहाँ पर जो झीलें निकलती है वो झीलें छोटी छोटी हैं, उसमें पूरे बर्फ़ भरे हुए होता है, बर्फ़ भरा हुआ होता है झीलों में, पूरा बर्फ़ तैरता हुआ होता है। एक अन्य वूलर झील भी है। अब उन्होंने शेषनाग का वर्णन किया, केसरनाग का किया, फिर गांधरबल का भी किया। उसके बाद वो वूलर नदी के बारे में बता रहे हैं। एक अन्य वूलर झील है जो एशिया में सबसे लंबी ताज़ा पानी की झील मानी जाती है, जो हमारे एशिया के इलाके में ये जो झील है वो बहुत साफ़ पानी वाली मानी जाती है, जो कश्मीर में है, लंबी झील और वो भी साफ़ पानी की झील।
जो कलुषित नहीं है, ऐसी झील मानी जाती है। वेदकाली प्रसिद्ध नदी वितस्ता इस झील में आत्मसमर्पण करती है और बहुत पुराने ज़माने से चल रही एक नदी जिसका नाम है वितस्ता। वेद काल से भी लगभग वो वेदों का जब निर्माण हुआ वैदिक संस्कृत में, जब से भी उस काल से भी ये नदी जो है आज तक प्रवाहमान है। तो इसकी खूबी ये है कि ये वितस्ता नदी की कि ये झील के पास जब आती है तो इसके गले मिलती है। ये बताना चाहते हैं लेखक विष्णु प्रभाकर जी। ये जो ऊलर की झील है, ये ताज़े पानी की लंबी झील, तो इसके साथ आकर वितस्ता यहाँ पर मिल जाती है। दोनों का संगम होता है, वहाँ पर मेल होता है। वितस्ता इस झील में आत्मसमर्पण करती है, यानी इसमें मिल जाती है। फिर लेखक कहते हैं कि ये झील आदमी को संजीवनी से भर देगी। अपने सौंदर्य के कारण कश्मीर धरती का स्वर्ग है। और वहाँ पर ये जो संगम है वितस्ता नदी का, उस ऊलर झील से वो पानी वाली, साफ पानी वाली लंबी जो झील है, उस झील से ऊलर वितस्ता नदी आकर जहाँ पर मिलती है, गले मिलती है, वहाँ जहाँ संगम होता है, वहाँ का जो दृश्य है वो गजब का है। उस दृश्य को देखकर आदमी पागल हो जाता है और बहुत बढ़िया जो है सौंदर्य वहाँ का है। लेखक कहते हैं कि ये सारे सौंदर्य के कारण विभिन्न जो इलाके वो देख कर आए हैं और बहुत सारे पर्यटक वहाँ देखने के लिए खासकर जाते हैं। वो जिसके नाम मैंने आपको बताया, डल झील है, शेषनाग है, केसरनाग है और मानस सरोवर है, मानस बल है। उसके साथ साथ ऊलर झील का वितस्ता नदी के साथ मिलना है। तो ये सारे के सारे जो बड़े पर्यटक प्रांत है और बड़े सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य के एक उदाहरण है। हर प्रकार का सौंदर्य आपको वहाँ पर दिखाई देता है। देखने के बाद ऐसे लगता है क्या ये फ़ोटो है या रियल है, लेकिन वहाँ पर जाने वाला जानता है कि वो रियल है, फ़ोटो नहीं है। तो ऐसी खूबसूरती को लेखक हमें प्रेरणा देते हैं कि हर एक व्यक्ति को चाहिए कि ज़रूर वो कश्मीर की एक बार सैर करें और वहाँ की उस खूबसूरती को अपनी आँखों से देखें। वो खूबसूरती भला की खूबसूरती है और उनके नज़रों में, विष्णु प्रभाकर जी के नज़रों में, वो ये धरती पे अगर स्वर्ग है कहीं तो वो कश्मीर ही है, ऐसा वो मानते हैं। और उन्होंने ये बात भी बताया है, अपने विश्वास को हमारे सम्मुख रखा है कि नीलकंठ शंकर जी का वो जन्मस्थान है। महान कवियों का जन्मस्थान है, जन्मस्थान नहीं, नीलकंठ का निवास स्थान है। और बहुत सारे संस्कृत के महान कवियों का वो जन्मस्थान भी माना गया है। जैसे मम्मट, कालिदास, नाम गिनाए हैं उन्होंने। कालिदास का नाम लिया है और कलहन का नाम लिया है। राजतरंगिणी, कौन सी पुस्तक है वो? राजतरंगिणी जो पुस्तक को लिखने वाले कोई कलहन जो है संस्कृत के, और कालिदास, मम्मट, क्षेमेंद्र भी ये कश्मीर के ही थे, ऐसा उन्होंने बताया। कि उन्होंने अपने काव्य में जो वर्णन किया है, इस मनोहर भूमि का वर्णन यहाँ के कालिदास, मम्मट और क्षेमेंद्र में जो महान काव्यों में किया है, वो निस्संदेह है, वो सच है। उन्होंने अपनी आँखों से देखने के बाद उसकी पुष्टि की है कि निस्संदेह ये जो कवि लोग अपने रचनाओं में, अपने काव्यों में यहाँ की खूबसूरती को अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, वो निस्संदेह सही है। इस प्रकार से विष्णु प्रभाकर जी अपना अनुभव यात्रा का जो है हमसे शेयर कर रहे हैं। ये एक यात्रा वर्णन है। ये आपके पाठ्य पुस्तक में गद्य दर्पण में सबसे पहला लेसन है। ये आप लोगों को समझ में आया? और कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हैं आप लोग, कभी भी घंटी बज सकती है। टाइम समाप्त हो गया। हाँ, आप लोग कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है डाउट्स कुछ है? नहीं है डाउट? ओके, ठीक है, फिर कल मिलेंगे। हाँ, बोलो, कल मिलेंगे 3 बजे से।